जिनको अगर वो कनाडा अपने साथ लेकर आएंगे तो उनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। तो डिपेंड करता है आप कौन से प्रोविंस में जा रहे हैं, उसके लिए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गौतम सचदेवा व्लॉग्स। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि जो भी लोग कनाडा आना चाह रहे हैं, मैं उनको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें जाने से पहले ध्यान में रखनी है, या ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उन्हें इंडिया में ही अरेंज करके जाने हैं, ताकि कनाडा पहुँचने के बाद उनकी लाइफ वहाँ पर थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का, या ड्राइविंग लाइसेंस एब्स्ट्रैक्ट। अब ड्राइविंग लाइसेंस एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें ये लिखा होता है कि ये इंसान इसको इस टाइम पे हमने इंडिया में लाइसेंस दिया था, ये इतने टाइम से ड्राइविंग कर रहे हैं एंड इसको इतना एक्सपीरियंस है। अब डिपेंड करता है आप कनाडा में कौन से प्रोविंस में जा रहे हैं। अगर आप ओंटारियो में जा रहे हैं तो ओंटारियो में ड्राइविंग लाइसेंस लेने का प्रोसीजर है, आपको सबसे पहले देना पड़ता है G1 टेस्ट। G1 टेस्ट आपका होता है, आपको सेंटर्स वहाँ पर होते हैं, आपको एक सेंटर पर जाना होगा, आपको वहाँ जाके टेस्ट देना पड़ेगा। वो ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें साइंस के टेस्ट होते हैं एंड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसका आपको आंसर करना है। आपको 80% स्कोर करना है उस टेस्ट में। जब आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको देना है G2 का टेस्ट। G1 के बाद आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा G2 का टेस्ट देने के लिए। G2 का जब आप टेस्ट देते हैं, उसके लिए आपको रोड पे जाना है, रोड पे जाके टेस्ट देना है। वो क्लियर करने के बाद 1 साल वेट करने के बाद आपको फुली लाइसेंस होने के लिए एक और टेस्ट देना पड़ता है। फुली लाइसेंस होना मतलब G लाइसेंस लेना। आपको 1 साल का G2 के बाद 1 साल का और वेट करने के बाद G लाइसेंस मिलता है। अब ये ओवरऑल मिला के 2 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है इसमें। बट इफ़ आपके पास इंडिया से एब्स्ट्रैक्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस एब्स्ट्रैक्ट है, और आपके पास इंडिया में 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो ये जो बीच में G1 के बाद G2 का स्टेप है वो हट जाता है एंड आपको वेट भी नहीं करना पड़ता। जैसे ही आपका G1 का टेस्ट क्लियर होता है, आप G का टेस्ट सीधा दे सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आपको ध्यान रखना है, एब्स्ट्रैक्ट आपका सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वैलिड है। तो विद इन 6 मंथ्स आपको इंडिया से एब्स्ट्रैक्ट लेने के बाद आपको विद इन 6 मंथ्स अपना टेस्ट देना है वहाँ पे जी का भी। अब बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया की। ब्रिटिश कोलंबिया में भी सेम प्रोसीजर है, बट वहाँ पे नाम अलग है। जैसे ओंटारियो में G1 G2 है, यहाँ पर नॉलेज टेस्ट क्लास 7 एंड क्लास 5 है। तो नॉलेज टेस्ट सेम लाइक G1 टेस्ट। नॉलेज टेस्ट में आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको 80% स्कोर करना है, मतलब आपको 40 राइट आंसर्स देने हैं। वो आपको मिलने के बाद आपको 1 साल का वेट करना है, देन आप क्लास 7 का टेस्ट दे सकते हैं। वो भी रोड पे जाकर होता है, आपको वो टेस्ट क्लियर करना है। क्लास 7 क्लियर करने के बाद 2 साल आप वेट करेंगे, आप गाड़ी चलाएंगे, आपसे कोई गलती नहीं होगी, सारी चीज़ें आपकी सही रहेंगी। उसके बाद आप क्लास 5 का टेस्ट दे सकते हैं 2 साल का वेट करने के बाद। क्लास 5 मिलने के बाद आप फुली लाइसेंस्ड है। इफ़ आपके पास इंडिया का लाइसेंस है, BC में, ब्रिटिश कोलंबिया में एक चीज़ है, आपको एब्स्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, आपके पास इंडिया का लाइसेंस होना चाहिए। एंड आपका वो लाइसेंस जब आप अपना नॉलेज टेस्ट देने जाते हैं तो वो रख लेते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं सीधा क्लास 5 टेस्ट देने के लिए। अगर नहीं है तब तक तो क्लास 7 देने तक आप अपना लाइसेंस इंडिया वाला रख सकते हैं। बट आप अगर आपके पास इंडिया से एक्सपीरियंस है तो जब आप नॉलेज टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपका वो लाइसेंस रख लेंगे। एंड उसके बाद आप नॉलेज टेस्ट क्लियर करने के बाद आप क्लास 5 की डेट चूज़ कर सकते हैं एंड क्लास 5 का टेस्ट दे सकते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में एक और चीज़ है, अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया पढ़ने आ रहे हैं या वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो 12 मंथ्स तक आप इंडियन लाइसेंस के ऊपर ही ड्राइव कर सकते हैं। 12 मंथ्स के बाद आपको यही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, नॉलेज टेस्ट, देन क्लास 7, क्लास 5। डिपेंड्स, आपके पास एक्सपीरियंस है तो क्लास 7 बीच में से हट जाएगा। तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का, इफ़ ऑन्टेरियो जा रहे हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस एब्स्ट्रैक्ट अपना चाहिए। इसके बाद सेकंड स्टेप पर आते हैं। सेकंड चीज़ जो आपको चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, वो आपकी डिग्री की इवैल्यूएशन। जो अगर आप 12th के बाद जा रहे हैं तो आपको डिग्री इवैल्यूएट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने ग्रेजुएशन करी नहीं है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं तो आपकी जो इंडिया की डिग्री है उसकी कोई मान्यता नहीं है कनाडा में, उसको कोई रिकग्निशन नहीं मिलेगा। उसके लिए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि WES, वेस, IQAS, CEC। ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, ये आपकी डिग्री को इवैल्यूएट करते हैं कि कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये कहाँ पे स्टैंड कर रही है। आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपकी डिग्री को एक रिकग्निशन मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ऑनलाइन जाकर वेस्ट पे या IQAS पे अप्लाई करना है। इफ़ आप कनाडा पहुंच चुके हैं तो ये अप्लाई करना, जो वेस्ट को आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, वो है आपकी यूनिवर्सिटी से साइंड एंड अटेस्टेड आपकी ओरिजिनल डिग्री या प्रोविजनल डिग्री, ये आपको चाहिए। इसके अलावा आपकी मार्कशीट अटेस्टेड कॉलेज से, ये सब कुछ सील्ड होना चाहिए, वेस्ट के पास जाना चाहिए, या तो ऑनलाइन आपकी यूनिवर्सिटी भी भेज सकती है। अगर आप कनाडा में हैं
तो ये चीज़ें अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अपने किसी फ्रेंड को बोलेंगे या पेरेंट्स को बोलेंगे आप यूनिवर्सिटी भागने के लिए, यूनिवर्सिटी से फिर वेस्ट में जाएगा, फिर इवैल्यूएशन होगी, तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जब आप इंडिया में हैं तो अपनी डिग्री इवैल्यूएट करा कर जाइए। ये 5 साल के लिए वैलिड होता है एंड आप 2 साल की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आपके पास 3 साल का वर्क परमिट है, जिसके अंदर आप ऑब्वियसली अपना पीआर अप्लाई कर देंगे। तो जब आप अपनी पीआर अप्लाई करते हैं उस टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आप जब अपना स्कोर कैलकुलेट करते हैं सीआरसी में, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। अगर आप इंडिया की डिग्री दिखाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड जब आपको डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने हैं तो आपको ये भी सबमिट करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर टू हैव इट इन हैंड, आप सीधा ही वो चीज़ को सबमिट कर सकते हैं। ये करने के बाद थर्ड चीज़ जो काफ़ी ज़रूरी है वो है आपकी पैकेजिंग। पैकेजिंग में आपको ध्यान रखना है आप फालतू की चीज़ें नहीं पैक कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कपड़े, इंडिया की दालें, मैगी मसाले, क्योंकि काफ़ी लोग मसाले, मैगी ये भर भर के लाते हैं। कनाडा में मैगी भी मिलती है, पार्ले जी भी मिलता है, ब्रिटानिया के बिस्किट्स भी मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है। बर्तन भी कनाडा में ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर मिल जाते हैं, बट इफ़ आपके पास जगह है, बिकॉज आप 2 बैग्स लेकर आ रहे हैं, आपके पास जगह है, आप थोड़े बर्तन रख के ला सकते हैं। इनिशियल डेज़ में आप मार्केट जाके बर्तन तो नहीं खरीदेंगे, तो आप बर्तन लेकर आ सकते हैं, कुछ कपड़े लेकर आ सकते हैं, ब्लैंकेट लेकर आ सकते हैं। कनाडा में कपड़े आपको विंटर शूज़ इंडिया से लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कनाडा में बहुत अच्छी सेल्स लगते हैं जिसमें विंटर शूज़, विंटर कोट्स आपको बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाएंगे। एंड क्लियरेंस में और सेल में इवन मेन टी शर्ट्स आपको $8 से $10 की भी मिल जाती हैं, जो शायद इंडिया के प्राइस से भी कम होगा। तो अपने कपड़े ज़्यादा भर के मत लाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने बैग में डालिए। अब चौथी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वो होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो होगी आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। ये जब आपको वीज़ा आपका अप्रूव होता है तो आपको आईआरसीसी की तरफ से ईमेल किया जाता है। इस पे एक रेफरेंस नंबर लिखा होता है जिसको देखकर बॉर्डर ऑफिसर आपको आपका स्टडी परमिट इशू करता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। एंड आपकी यूनिवर्सिटी से या आपके कॉलेज से जो भी आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला वो भी आपके पास होना चाहिए। कई बार बॉर्डर ऑफिसर आपसे क्वेश्चंस भी करते हैं कि आप कितने पैसे लेकर आए हैं, आप अपनी पढ़ाई के बाद क्या करेंगे कनाडा में। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप ऐसे लेकर आए हैं, जितने लेकर आए हैं वो तो आपको सच सच बताना पड़ेगा। आप कनाडा में पढ़ाई के बाद क्या करेंगे, ये वो इनका आंसर सिंपली जैसे आपने अपने एसओपी में लिखा था कि मैं अपनी पढ़ाई करने के बाद वापस चला जाऊंगा अपनी कंट्री, आपको अपने होम टाइज दिखाने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर बॉर्डर ऑफिसर आपसे ये सब क्वेश्चंस करता है, आप यही बोले मैं अपनी पढ़ाई करूँगा, मैं इंडिया वापस चला जाऊँगा। एंड एक और ज़रूरी चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए वो होंगे, इफ़ आपके पास इंडिया से वर्क एक्सपीरियंस है, पीआर के टाइम आपको वर्क एक्सपीरियंस भी शो करना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आइए। आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहाँ से अपना एक्सपीरियंस लेटर लीजिए, जिसमें सब कुछ मेंशन्ड हो, आपका नाम, आपकी पोजीशन, आपके जॉब रोल्स एंड कितनी आपकी एनुअल सैलरी थी, कितने घंटे आप वीक में काम करते थे या मंथ में काम करते थे, वो सब कुछ लिखा हो, आपका एनओसी का कोड भी लिखा हो। ये आपको ध्यान रखना है। एंड आपकी सैलरी स्लिप्स भी, आपकी पे स्टब्स भी आपके पास होने चाहिए। जब आप कंपनी छोड़ते हैं कुछ डाउनलोड करके लास्ट 2-4 अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिए, बिकॉज ये चीज़ें आपकी पीआर फाइल करते टाइम आपको बहुत ज़रूरी होंगी, आपको चाहिए होंगी। तो ये 4 चीज़ें होगी। जो 5वीं चीज़ है जिसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, बट स्टिल इफ़ आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आप ध्यान में रखिए। जैसे कि अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो इंडिया से 2-4 स्पेक्स बनवा कर लाइए, बिकॉज कनाडा में स्पेक्स बहुत महंगे होते हैं, आई टेस्ट बहुत महंगा होता है। आपके पास फ़ोन है, आप रेगुलरली चेंज करते हैं फ़ोन कवर, तो 2-4 फ़ोन कवर्स लेकर आइए, स्क्रीन गार्ड लेकर आइए, बिकॉज फ़ोन कवर्स $15, $20, $30 तक के मिलते हैं, स्क्रीन गार्ड्स भी $15 to $20 के मिलते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कनाडा में काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, ये आप इंडिया से ही लेकर आइए। और बहुत ज़रूरी चीज़ जो कनाडा में काफ़ी एक्सपेंसिव है वो आप इंडिया से ज़रूर लेके आइए, वो होंगी आपकी फ़ोटोग्राफ्स। यहाँ पे कनाडा में 2 फ़ोटो आपको $20 to $22 की मिलेगी, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1200-1300 रुपीज़, सिर्फ 2 फ़ोटो के। तो इंडिया से ही काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खिंचवा कर आइए एंड डिजिटल कॉपी ज़रूर लेकर आइए, बिकॉज ज़्यादातर जगहों पे आप डिजिटल कॉपी ही देंगे। दैट वुड बी ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो जो भी आप ढूंढ रहे थे। इस वीडियो के बाद मैं अगली वीडियो में आपको वो बताऊंगा कि कनाडा आने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आते ही विदिन अ वीक और विदिन 10 डेज़ करनी है, जो आपकी आगे की जर्नी को थोड़ा ईजी कर देंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मैं और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा जो भी कनाडा आना चाह रहे हैं उनके लिए। एंड या दैट वुड बी ऑल। लव यू गाइज, थैंक यू।